नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले हम आपको पाकिस्तान पर तालिबान के सबसे बड़े हमले के बारे में बताएंगे, जिसकी वजह से आसिम मुनीर की फौज भाग खड़ी हुई है। पाकिस्तान ने 10 अक्टूबर को काबुल में एयर स्ट्राइक्स का दावा किया, जिसके बाद तालिबान ने ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर ला दिया। इस हमले में पाकिस्तान के 50 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान से निकला तालिबान पाकिस्तान पर ही इतना बड़ा हमला आखिर क्यों कर रहा है और ये किस तरफ जा रहा है। इसके बाद आपको इजराइल पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान की प्रगति के बारे में बताएंगे। हमास द्वारा बंधकों को छोड़े जाने के बाद इजराइल की संसद में ट्रंप के सम्मान में खूब तालियां बजी। इसलिए आज सवाल उठता है कि आखिर हमास को इसी समझौते पर पहुंचना था तो 68,000 लोगों को क्यों मरवाया। सवाल इजराइल के लिए भी है, जिसने फिलिस्तीन के 2,000 कैदियों को छोड़ा, उसने ये काम पहले क्यों नहीं किया। और इसके बाद हम आपको दिवाली की खरीदारी से पहले सावधान करने वाली खबर दिखाएंगे, क्योंकि त्योहारों में जितनी खुशी आपको है उतनी खुशी मुनाफाखोरों और मिलावटखोरों को भी हो रही है। जैसे आप शॉपिंग करके अपने त्योहार की खुशियां मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वैसे वो भी आपकी सेहत से खिलवाड़ करने के लिए खूब तैयारी करके आए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि मिलावटखोर किस तरह से आपके खाने में जहर घोलने की प्लानिंग के साथ मार्केट में उतरे हैं। मिठाई से लेकर दवाई तक हर चीज जहरीली हो रही है। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर? आज मैं भारत के लोगों के प्रकृति प्रेम की एक सच्ची तस्वीर दिखाऊंगी। छत्तीसगढ़ में पीपल का पेड़ काटे जाने पर एक बुजुर्ग महिला फूट फूट कर रोई। इस महिला ने ही ये पेड़ सालों पहले लगाया था और इसे बच्चे की तरह पाला था। आज सबसे पहले हम आपको तालिबान की उस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताएंगे, जिसने पाकिस्तान की सारी गलत फहमियों को दूर कर दिया। पाकिस्तान ने 10 अक्टूबर को खुद को हीरो दिखाने के लिए अफगानिस्तान में घुसकर तहरीके तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स का दावा किया था। दुनिया को यह दिखाया कि पाकिस्तान की सेना और उसके सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर कितने बहादुर हैं। पाकिस्तान की संसद में सेना की बहादुरी के ढोल भी पीटे गए। यह भी कहा गया कि पाकिस्तान तालिबान के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान का मीडिया इस एयर स्ट्राइक पर दिन भर झूमता रहा, नाचता रहा। लेकिन अब तालिबान ने पाकिस्तान की सेना का वो हाल किया है कि उसके सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे तालिबान की फौज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारी गोलीबारी। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो अफगानिस्तान में घुसकर हमले करेगा तो तालिबान चुप रहेगा और तालिबान पलटवार करने की हिम्मत नहीं दिखाएगा। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान की सारी गलत फहमियों को एक एक कर दूर किया और स्थिति यह है कि तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। तो पाक सेना के हथियार जो तालिबान के लड़ाके हैं उनके कब्जे में, और माशाअल्लाह आप खूब सुन रहे थे। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि तालिबान ने जो ये इस वक्त हमला किया है पाकिस्तान पर, देखिए दोनों इस्लामिक देश और आपस में इस तरह से भिड़े हुए हैं। ये क्या संकेत है, इसको समझिए। तालिबान ने पाकिस्तान के किन किन इलाकों पर हमला किया है और पाकिस्तानी सेना को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो ये देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा में ये जो आप देख रहे हैं ड्यूरेंट लाइन, ये 2640 किलोमीटर की ड्यूरेंट लाइन है। और इस ये लंबा जो बॉर्डर है उसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। आप खुद इस नक्शे पर देख सकते हैं कि तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के किन इलाकों को अपना निशाना बनाया है। अंगूर अड्डा सबसे पहले बरमचाह है, वहां पर जो ये ड्यूरेंट लाइन पे है बरमचाह, उसके बाद से अंगूर अड्डा, कुर्रम, बाजौर, दीर, चित्राला। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में इन तमाम इलाकों पर आप देख रहे हैं कहां कहां पर हमला किया है अफगानिस्तान ने। और इस वक्त अगर भारी तादाद में इन पोस्ट से पाकिस्तान की फौज भाग गई है तो वहां पर सारे हथियार भी अफगानिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिए हैं अफगानिस्तान के लड़ाकों ने। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त वो किस तरह के गुरिल्ला वॉर में दिख रहा है। कम से कम इन सरहदी इलाकों में चित्राल, दीर, बाजौर, कुर्रम, अंगूर अड्डा और चरमगा, ये तमाम है।
पाकिस्तान का दावा है कि इस संघर्ष में उसने तालिबान के 200 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया है, जबकि तालिबान का कहना है कि उसने पाकिस्तानी सेना की 25 से ज्यादा पोस्ट को अपने कब्जे में लिया और 58 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। खुद अगर आप देखिए तो पाकिस्तान का जो दावा है, एक बार जूम इन कीजिए, कि वो कह रहे हैं कि हमने 200 लड़ाके इनके ढेर कर दिए हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, सपोर्ट नेटवर्क खत्म किया है, और ये जो तहरीके तालिबान है पाकिस्तान के, उसके 40 बड़े अड्डे नष्ट किए। ये पाकिस्तान का पूरा दावा है, पाकिस्तान का दावा है। अब इस पर आ जाइए, जिसमें आप तालिबान का दावा देख रहे हैं, पाकिस्तान के 58 सैनिकों को हमने ढेर किया है, ये वो दावा कर रहे हैं। जूम इन कीजिए। पाकिस्तान के 25 चौकियों पर हमले का दावा है उनका। उसके बाद पाक सेना पीठ दिखाकर भागी, ये भी है, और इसी वजह से उन पोस्ट से वो हथियार लेकर उसका वीडियोस बनाकर दिखा रहे हैं जनता को। तालिबान अपने लक्ष्य में कामयाब हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो दोनों तरफ के दावे हैं। पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा कि तालिबान ने उसकी सेना को पीछे धकेल दिया। उसकी ये हालत हो गई कि उसकी सेना को अपनी चौकियां छोड़कर भागना पड़ा है। देखिए, साल 1977 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म का एक गाना काफी हिट हुआ था जिसके बोल थे, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। इस गाने के ये बोल आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की जुबान पर जरूर होंगे, क्योंकि पिछले महीने पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता किया था जिसमें यह लिखा था कि दोनों में से किसी भी देश पर हुआ हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन तालिबान के पाकिस्तान पर इतने बड़े हमले के बाद भी सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आया। समझिए पूरे मामले को। ये तमाम ऐसे इस्लामिक देश हैं जिनको लेकर अब पूरे इक्वेशंस को नए सिरे से लिखने की जरूरत है। देखिए, उसने मदद के नाम पर पाकिस्तान को सिर्फ नसीहत दी और तसल्ली दी, और इसीलिए आज पाकिस्तान के नेता और सेना सऊदी अरब से यही कह रहे होंगे कि तेरा वादा क्या हुआ तेरा वादा। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने अपने नए बयान में कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों को संयम बरतना होगा और तनाव को कम करने के लिए बातचीत पर जोर देना चाहिए। उधर तालिबान के लड़ाकों ने भी ये कहा है कि अभी उन्होंने अपनी सिर्फ 10% ताकत लगाई है और इसी में पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया है। अगर पाकिस्तान दोबारा ऐसा कोई हमला करता है तो तालिबान अपनी 100% ताकत के साथ पाकिस्तान को जवाब देगा। देखिए, तो सुना आपने तालिबान के लड़ाके क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने 100% ताकत लगा दी तो फिर पाकिस्तान की खैर नहीं है, इतने में ही 10% पे वो इतना परेशान है। इस फजीहत और शर्मिंदगी के बाद पाकिस्तान ने भी कुछ वीडियोस जारी करके ये दावा किया कि इस संघर्ष में उसकी एक तरफा जीत हुई है। पूरी खबर को समझिए, ये मामला बहुत गंभीर है। दो इस्लामिक देश हैं और जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त भिड़ा हुआ है, उसके अपने ही देश में लोग उसको ट्रंप का पिट्ठू कह रहे हैं और इधर तालिबान ने भी ठोक दिया है। यही है वो बातें, धर्म के आधार पर भड़काना, भड़काऊ बातें कहना, और यही वाजे वाजे करते करते इनकी अब तालिबान ने भी ठोक दी है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि झूठ बोलने के मामले में कोई टक्कर है नहीं इनका पाकिस्तान का, और इस बार भी वो तालिबान के हमलों को छिपाने के लिए झूठ पर झूठ सब बोले जा रहे हैं। एक बार फिर से अपने देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस बार भी तालिबान के साथ हुए इस सैन्य संघर्ष के लिए भारत को जिम्मेदार बता रहा है, और उसे इस बात से भी तकलीफ है कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की भारत के दौरे पर क्यों आए। लेकिन आज मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाना चाहती हूं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि तालिबान को खड़ा करने वाली ताकतें कौन हैं और भारत पर यह इल्जाम लगाना कहां तक सही होगा। आइए चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं रोनाल्ड विल्सन रीगन, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, इसी के साथ बुरहानुद्दीन रब्बानी, पूर्व राष्ट्रपति अफगानिस्तान। कौन वो है वो लोग। ये तस्वीरें 16 जून 1986 की हैं जब अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का नियंत्रण था और अमेरिका के ही व्हाइट हाउस में अफगानिस्तान के मुजाहिदीन का स्वागत किया गया था। उस दौर में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, जैसा कि आप देख रहे हैं, रोनाल्ड रीगन ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ की पकड़ को कमजोर करने के लिए क्या किया, पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को समर्थन दिया था और तालिबान की विचारधारा को मानने वाले आतंकवादियों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अपने आप को कहने वाले अमेरिका ने यह किया था, और किन किन के साथ मिलकर किया था आपने देखे। और खुद पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका के साथ मिलकर इन मुजाहिदीन को हथियार पहुंचाता था, और ये तस्वीरें उसका सबूत है। एक नहीं, दो नहीं, अनेकों राष्ट्राध्यक्षों ने पाकिस्तान के खुद कबूला है
कि कैसे उन्होंने अमेरिका के इशारे पर यहां पर आतंकवाद को फैलाया। सोचिए ये देश आखिर किस मुंह से भारत पर कोई भी आरोप लगा सकता है। हकीकत तो यह है कि अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ अपने हित साधने के लिए पहले तालिबान को पाकिस्तान की मदद से खड़ा किया, और आज जब यही तालिबान पाकिस्तान के गले की हड्डी बन रहा है तो अमेरिका के ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो अगला युद्ध तालिबान और पाकिस्तान के बीच रुकवाने वाले हैं। सोचिए इससे बड़ा विरोधाभास और क्या ही हो सकता है। आज सवाल यह भी है कि अगर ये युद्ध बन रहा है और ये इस तरह के आतंकीपन के मुजाहिदीन के नाम पर, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस बात का जवाब क्या अमेरिका देगा? राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस युद्ध को रुकवाने वाले हैं, लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान से वो सच कह पाएंगे जिसे पाकिस्तान ने आज तक सिर्फ और सिर्फ दबाने की कोशिश की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विवाद का सबसे बड़ा कारण ये ड्यूरेंट लाइन जो हमने आपको दिखाया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वही मानी जाती है ड्यूरेंट लाइन। 2640 किलोमीटर लंबी ये ड्यूरेंट लाइन साल 1893 में तब खींची गई जब दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं होता था। उस वक्त रशिया और ग्रेट ब्रिटेन के बीच साम्राज्यवाद का, रूस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच साम्राज्यवाद का एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसे द ग्रेट गेम भी कहते थे। उस दौर में अंग्रेजों को डर था कि सेंट्रल एशिया के जरिए रशिया, अफगानिस्तान और फिर भारत तक पहुंच सकता है, और इसी वजह से अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को रशिया और ब्रिटिश भारत के बीच एक बफर जोन बनाया, और इसके लिए अफगानिस्तान के साथ एक समझौता हुआ जिसे ड्यूरेंट लाइन अग्रीमेंट भी कहा जाता है। यहां ड्यूरेंट का मतलब सर मोर्टिमर ड्यूरेंट से था, जो उस वक्त ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे, और उन्होंने ही अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के साथ इस समझौते को अंतिम रूप दिया था, इसीलिए उनके नाम पर। लेकिन जब साल 1947 में भारत का बंटवारा हुआ तब अफगानिस्तान का कहना था कि इस ड्यूरेंट लाइन ने अफगानिस्तान के पश्तून समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया है और ये सीमा रेखा फिर से निर्धारित होनी चाहिए, और यहां अफगानिस्तान की मांग गलत नहीं थी। अंग्रेज रशिया से ब्रिटिश भारत को बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक बफर जोन बनाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने बिना सोचे समझे ड्यूरेंट लाइन खींच दी थी, और इससे आधे पश्तून पाकिस्तान वाले हिस्से में चले गए, आधे पश्तून अफगानिस्तान में रह गए। इसी बात को देखते हुए अफगानिस्तान चाहता था कि भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपना नया बॉर्डर तय करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं हुआ, और आज तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये विवाद चला आ रहा है। और इस विवाद में भी सबसे बड़ी भूमिका है तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, जो ड्यूरेंट लाइन से लगे खैबर पख्तूनख्वा को एक अलग देश बनाना चाहता है, और इसे वो पख्तूनिस्तान का या फिर पश्तूनिस्तान कहता है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा देश जहां पश्तून यानी पठान मुस्लिम रहते हैं। आज भी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की 2.5 करोड़ आबादी में 1 करोड़ 80 लाख पश्तून यानी पठान मुस्लिम हैं, जो खुद को पाकिस्तान से अलग मानते हैं, और पाकिस्तान भी इन पठान मुसलमानों से नफरत करता है। और इसका कारण यह है कि इनमें से बहुत सारे जो पश्तून पठान हैं, मुसलमान हैं, वो खुद को भारत की देवबंदी विचारधारा से जोड़कर रखते हैं। पश्तून मुसलमानों में इस देवबंदी विचारधारा का क्या महत्व है, और अफगानिस्तान के पश्तून मुसलमान भारत को इतना पसंद क्यों करते हैं, उसे आप इन तस्वीरों में समझ सकते हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं। 11 अक्टूबर को जब तालिबान के विदेश मंत्री सहारनपुर के देवबंद मदरसा पहुंचे तो वहां उन्हें देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए, और इन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया। और अब लोग इन तस्वीरों को देखकर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर तालिबान का इस मदरसे से क्या रिश्ता है, और इस मदरसे में जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की पहुंचे तो उनका स्वागत किसी सेलिब्रिटी की तरह आखिर क्यों हो रहा है, ये देखिए।
हुजूम था लोगों का, हुजूम ईरान के विदेश मंत्री मुतक्की को देखने का देवबंद। और देखिए, उत्तर प्रदेश के एक मदरसे में तालिबान के विदेश मंत्री का ऐसा स्वागत देखकर आज हर कोई ये पूछ रहा है कि आखिर तालिबानी भारत के इस मदरसे को इतना क्यों मानते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि तालिबान के विदेश मंत्री देवबंद के इस मदरसे में इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें इस मदरसे से खास तरह की उपाधि मिलनी थी। इस उपाधि को कासमी कहा जाता है। ये उपाधि उन उलेमाओं को मिलती है जिन्होंने देवबंद में हदीस की शिक्षा दी हो या वहां से हदीस की शिक्षा देने के लिए औपचारिक मान्यता पाई हो। और तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की को ये औपचारिक मान्यता अब देवबंद के इस मदरसे से मिल गई है और अब उनका पूरा नाम आमिर खान मुतक्की काज़मी हो गया है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि तालिबान के पश्तून मुस्लिम शुरुआत में भारत के दारुल उलूम देवबंद की विचारधारा को ही मानते थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान एक छोटे देवबंद का विचार लेकर आया और उसने एक नई विचारधारा बनाई जिसे दारुल उलूम हक्कानिया देवबंद कहा गया। ये वही हक्कानिया देवबंद था जिसके मदरसों में तालिबान नाम का संगठन निकला और इसने अफगानिस्तान पर शासन के लिए जिहाद किया। लेकिन बाद में बहुत सारे पश्तून मुसलमानों को यह समझ आया कि वो पाकिस्तान के जिस हक्कानिया देवबंद को मानते हैं उसमें सऊदी अरब की वहाबी विचारधारा को शामिल किया गया है और पश्तून मुसलमान इसके कारण मूल देवबंद से दूर हो गए हैं, जिसके साथ अब वो फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सरल शब्दों में आपको कहें, तालिबान जब तक पाकिस्तान के हक्कानिया देवबंद से जुड़ा था तब तक उसे एक आतंकवादी, कट्टरपंथी, जिहाद पसंद करने वाला संगठन माना जाता था। लेकिन अब तालिबान भारत के मदरसे से जुड़कर यह बताना चाहता है कि वो मूल देवबंद की विचारधारा को मानता है, उसकी जड़ें किसी आतंकवादी संगठन से नहीं जुड़ी हैं। इसके अलावा यहां तालिबान पाकिस्तान को ये जियोपॉलिटिकल मैसेज भी दे रहा है कि अब अपने शासन को पाकिस्तान के प्रॉक्सी के रूप में नहीं दिखाना चाहता और वो पाकिस्तानी मदरसों का नहीं बल्कि भारतीय मदरसों की देवबंद विचारधारा का असली वारिस है। और ये एक ऐसी चीज है जिसके मायने भारत के लिए भी एक चुनौती पैदा करेंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, तालिबान एक आतंकवादी संगठन रहा है, लेकिन अब वो खुद को भारत के देवबंद की इस्लामिक शाखा बताना चाहता है और ये वही देवबंद है जो एशिया का सबसे बड़ा मदरसा भी है और जिस पर भारत में कई गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। दारुल उलूम देवबंद की शुरुआत साल 1866 में सहारनपुर जिले के छोटे से कस्बे देवबंद में हुई थी और इसी वजह से इसे दारुल उलूम देवबंद कहा गया। उस समय भारत अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था। उत्तर भारत के मुसलमानों को यह महसूस हो रहा था कि मुगलों के पतन के बाद उनका जो धार्मिक गौरव है वो खत्म हो रहा है और इसीलिए उन्होंने इस्लाम धर्म का एक रिवाइवल मूवमेंट, फिर से जान फूंकने की एक पूरी आंदोलन की शुरुआत। इसका मकसद था इस्लामिक शिक्षा को बचाना। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह देवबंद मदरसा किसी राजा, नवाब, अंग्रेजों द्वारा नहीं बल्कि आम मुसलमानों के चंदे से बना था। इसका मतलब यह भी था कि यह किसी सरकार या शासक के अधीन नहीं था बल्कि जनता के सहयोग से चलता था और यहाँ कुरान याद करने के लिए को लेकर धार्मिक कोर्स सब कुछ वहां पर कराया जा रहा था। लेकिन समय के साथ इस देवबंद मदरसे को लेकर कई विवाद हुए, इस पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे। यही वो मदरसा था जिसने फोटोग्राफी को इस्लाम धर्म के खिलाफ बताया और फोन पर 3 तलाक देने की कुप्रथा का समर्थन किया और इस तरह के कई फतवे जारी हुए जिनसे भारत में धर्मनिरपेक्षता को लेकर एक नई बहस छिड़ गई थी। अब देखिए, इसके अलावा इसी देवबंद मदरसे पर यह आरोप भी लगे कि इसने इतिहास में गजवाए हिंद का समर्थन किया, जिसका मतलब होता है हिंद के खिलाफ जिहाद करके उस पर फतह हासिल करना। हालांकि इस दारुल उलूम देवबंद ने इन आरोपों को कभी भी स्वीकार नहीं किया। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार और दारुल उलूम देवबंद के बीच कई बार टकराव भी हुआ। 4 साल पहले अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन आया तब देवबंद की निगरानी के लिए यहां पर एक एंटी टेररिज्म स्क्वाड की शाखा बनाई गई और सरकार ने तालिबान और देवबंद के रिश्तों पर कड़ी नजर रखी। लेकिन समय का चक्र देखिए कि आज इसी तालिबान के विदेश मंत्री इसी दारुल उलूम देवबंद में आए हैं और इस मदरसे से उन्हें इस्लामिक शिक्षा देने के लिए उपाधि भी मिली है। खैर, ये वो सवाल है जो वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं और इनकी विवेचना जरूर होनी चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान तालिबान से लड़ रहा है, दूसरी तरफ इसी पाकिस्तान में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के हजारों कार्यकर्ताओं ने लाहौर और मुरीद के जैसे शहरों को बंधक बना लिया है। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी।
इन लोगों का कहना है कि अब पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू बनना बंद कर दे और वो उस गाजा पीस प्लान का विरोध करे जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम को लागू कराने की बात की है। इस वक्त पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हैं। कहा जा रहा है कि मुरीदके में कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं, जिससे कई लोगों के मारे जाने का दावा है। स्थिति और भी तनावपूर्ण हो चुकी है। आप खुद इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कैसे जल रहा है। तहरीके लब्बैक के समर्थक दावा कर रहे हैं कि इस संघर्ष में उनके 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि मुरीदके के शेखपुरा इलाके के एसएचओ की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और ये तस्वीरें देखिए, ये सब कुछ पाकिस्तान में आज दिन भर होता रहा है। इस वक्त मुरीदके और लाहौर बुरी तरह जल रहा है, वहां हालात बेकाबू हो चुके हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान में दिन भर होता रहा है। स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, परिस्थितियां खराब हो रही हैं। सबसे बड़ी खबर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के प्रमुख मौलाना साद रिजवी को लेकर आई है और पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि उन्हें और उनके भाई को भी इस संघर्ष में गोली लगी है। इस वक्त भी ये दोनों मुरीदके में कहीं छिपे हैं और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पाकिस्तान में गृह युद्ध के ये हालात सिर्फ इसलिए बने हैं क्योंकि पाकिस्तान के कट्टरपंथी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान का समर्थन नहीं कर रहे। वो इसका विरोध करने के लिए लाहौर में अमेरिकी कॉन्सुलेट और इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। देखिए, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। एक तरफ इस्लामिक देश अफगानिस्तान से उसकी ठनी हुई है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के मुद्दे पर जो उसने यू टर्न लिया है, ट्रंप का पिट्ठू उसे माना जा रहा है। और इसीलिए तहरीके लब्बैक जैसे ये तमाम जो संगठन हैं वो इस वक्त जमकर बरस रहे हैं पाकिस्तान में पीएम शरीफ, शहबाज शरीफ और साथ ही आसिम मुनीर पर। और यही वजह है क्योंकि जिस इस्लामिक कट्टरपंथ के दम पर यह देश सांसें लेता रहा, जिस कट्टरपंथ के नाम पर यह ऑक्सीजन लेता रहा, आज जब उससे पलटता हुआ दिख रहा है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर ये तमाम संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की पुलिस और सरकार ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि ये वहां पर भी इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, रोकने पर अब ये हाल है। बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस जाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कई तस्वीरें खिंचवाई। ये देखिए, अब ये पाकिस्तान वाले कैसे हजम करेंगे। शहबाज शरीफ ने सोचा था कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान के लोग खुश होंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन यहां पर तो दुश्मन जिसे वो मानते हैं सबसे बड़ा इजराइल का एलाई था जो सामने बैठा था शहबाज शरीफ के। आज पाकिस्तान के लोग उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप की कठपुतली, उनका पिट्ठू, कठपुतली सब कह रहे हैं। इतनी बेइज्जती शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की कराई है, उतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई, ये कह रहे हैं अब लोग पाकिस्तान में। हालांकि यहाँ एक सवाल तहरीके लब्बैक के कट्टरपंथियों से भी है, जो असल में हमास के साथ हमदर्दी जताते हुए इस गाजा पीस प्लान का विरोध कर रहे हैं। और पाकिस्तान की यह हिंसक भीड़ इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान में हमास जैसे आतंकी संगठनों की आखिर कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। हमास के खिलाफ सुनने को तैयार नहीं है। सोचिए, आपने कल्पना की थी कि हमास जैसे आतंकी संगठन के लिए कुछ लोग एक पूरे देश को जला देंगे, लेकिन पाकिस्तान में यह हो रहा है। और इसका कारण यह है कि पाकिस्तान में ऐसी कट्टरपंथी ताकतों को अब तक बढ़ावा दिया गया। आज इन्हीं ताकतों ने पाकिस्तान की सरकार और सेना को चुनौती देते हुए कई शहरों को बंधक बना लिया है। और यह सारा घटनाक्रम भी तब हो रहा है जब गाजा में लोग जश्न मना रहे हैं और गाजा के लिए पाकिस्तान में आग लगी हुई। पिछले 2 सालों में गाजा में हमास और इजराइल के बीच लड़ाई जो हो रही थी, जो लड़ा जा रहा युद्ध है, वो आज आखिरकार खत्म हुआ है। और ये शायद आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि शांति समझौते के तहत हमास ने आज इजराइल के उन 20 बंधकों को रिहा कर दिया जो अब भी जीवित थे, जबकि जिन बंधकों की मौत हो चुकी है उनमें से 4 लोगों के शवों को भी हमास ने इजराइल को सौंप दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए और ये महसूस कीजिए कि इजराइल के इन परिवारों को आज कितनी बड़ी खुशी मिली होगी। और जिन बंधकों के लिए कहा जा रहा था कि उनकी शायद मौत हो चुकी है, आज जब वो अपने परिवार से मिले होंगे, ना खुशी का कोई अंत, ना आंसू रुकते हुए दिखाई दे रहे होंगे। 2 साल का वक्त कम नहीं होता। और जब किसी परिवार को यह पता हो कि उसके बेटे, बेटी, भाई बहन, माता पिता को आतंकवादियों ने अपनी कैद में रखा है, तो एक एक सेकंड सांस लेना
मुश्किल हो जाता है। कई परिवार तो इस दौरान डिप्रेशन के शिकार हो गए और कई परिवारों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो इन बंधकों को, अपने घर वालों को वापस देख भी पाएंगे। लेकिन आज ये हुआ और इसके लिए कई परिवार त्रासदी से गुजरे, ऐसी त्रासदी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इजराइल के इन बंधकों की रिहाई के बाद ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा और शायद धीरे धीरे हालात पहले की तरह सामान्य होने लगेंगे। लेकिन आज हम एक सवाल लेकर आए हैं, बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े आपको दिखाकर हमास और इजराइल दोनों से कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि ये युद्ध जिस तरह से फैला, कितने मासूम लोगों की इसमें जान गई है। अगर हमास पहले ही बंधक रिहा कर देता तो गाजा में 68,000 लोगों की जान नहीं जाती। जूम इन कीजिए, 68,000 लोगों की जान गई है। अगर पहले ही कुछ समझौता जो इस तरह का था इन बंधकों को छोड़ने का, यही जिद भी थी इजराइल की बंधकों को छोड़ने की, तो ये 68,000 लोग शायद मरते। एक भी जान कीमती होती और यहां तो 68,000 की बात है। 20,000 बच्चों को नहीं मरना पड़ता। 20,000, सोचिए कितने परिवार सूने हो गए। कभी ना खत्म होने वाला अंधकार उनके घर में छा गया। ये ना हुआ होता, 90% घर खंडहर नहीं बनते। आज जो स्थिति है फिलिस्तीन को फिर से खड़ा होने में, गाजा को खड़ा होने में कितना वक्त लगेगा, बस कल्पना कीजिए। और फिर ये आखिरी गाजा में इस तरह की तबाही नहीं होती। आज हमारा सवाल यह है कि अगर हमास को आखिर में इन बंधकों को रिहाई करना था तो ये फैसला पहले क्यों नहीं लिया? अगर लिया होता तो इतनी बर्बादी नहीं देखनी होती। इस तबाही का कारण सिर्फ यही था कि हमास इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं कर रहा था। आज ये सवाल गाजा के लोगों को हमास से जरूर पूछना चाहिए कि अगर वो इन बंधकों को पहले छोड़ देता, ये समझौता पहले कर लेता, तो क्या गाजा में कई लोगों की जानें बच नहीं जाती? इसके अलावा एक मसला यह भी है कि वहीं दूसरी तरफ जब आप दूसरी तरफ देखते हैं तो इजराइल भी जिन बंधकों को अब छोड़ रहा है फिलिस्तीन के, इजराइल ने भी उन बंधकों को बदले में पकड़े रखा और ये स्थिति जस की तस बनी रही। इतने लोगों की जान गई और उसके बाद आखिरकार अब ये स्थिति पलटती हुई दिखाई दे रही है। आज जब बात होगी इजराइल और फिलिस्तीन के इस युद्ध की, तब चर्चा होगी कि इन बंधकों को लेकर कैसे दोनों ही देशों के जैसे तमाम जो भावनाएं हैं, इमोशंस है, वो उसके हॉस्टेज बन गए थे और इसी वजह से न इधर वाला हिस्सा कुछ हिलने को तैयार था न उधर। और हमास के लोगों को तो खास तौर पर कटघरे में फिलिस्तीनियों को खड़ा करना चाहिए, क्योंकि उनकी बर्बादी के लिए सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो हमास है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी गोल्डन डव के साथ आज पूरा ये जो जश्न है उसको मनाया। अब सवाल यही है, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति ट्रंप जब इजराइल की संसद को संबोधित करने के लिए वहां पर आए, तब वहां उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, उनके लिए लगातार तालियां बजती रही। इजराइल ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को नामांकित किया था और उसे पूरी उम्मीद थी कि राष्ट्रपति ट्रंप को यह पुरस्कार जरूर मिलेगा। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब लोगों को रिहा किया जा रहा था और वहीं उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्वागत किया जा रहा था। जब शांति समझौते की शर्तों को लागू किया जा रहा था, तब उसी वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंचे। इस दौरान इजराइल में पूरा माहौल ऐसा था जैसे इजराइल ये बताना चाहता हो कि इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ही मिलना चाहिए, उनसे बड़ा कोई शांति दूत नहीं। देखिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक गोल्डन डव जिसे कहते हैं वो भेंट किया। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप जब इजराइल की संसद को संबोधित करने गए तो स्टैंडिंग ओवेशन वहां दिया गया, तालियां बजती रही। हालांकि वहां मौजूद कुछ नेताओं ने उनका विरोध भी किया और कुछ शोर शराबा भी, नारेबाजी भी की डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अब हम आपको आज की कुछ शक्तिशाली तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जिनमें पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ के एक गांव से आई है, जहां दो लोगों ने पीपल के एक पेड़ को काट दिया। जिस महिला ने 20 साल पहले ये पेड़ लगाया था, वो इस पेड़ के कटने से बुरी तरह टूट गई और अब इसी जगह पर पीपल का एक पौधा भी लगाया गया। और सुबह उसने जब इस पेड़ को इस हालत में देखा तो उसके आंसू रुक नहीं पाए। ये बुजुर्ग महिला अपने पीपल के पेड़ को इस हालत में देखकर चीख चीख कर रोने लगी। वो हर सुबह इस पेड़ को पानी देने और पूजा करने के लिए आया करती थी। इस बुजुर्ग महिला को रोते हुए देखकर गांव वाले पेड़ काटे जाने। अब आपको मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी दिखाते हैं। इन लोगों ने एक हिंदी भाषी महिला को अपने पार्टी ऑफिस में धमकाया, माफी मंगवाई, जलील किया, थप्पड़ मारा। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता
हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट के लिए पहले भी विवादों में रहे हैं। अब एक बार फिर वो हिंदी भाषियों को निशाना बना रहे हैं। इस महिला को थप्पड़ मारने वाली एमएनएस कार्यकर्ता का नाम स्वरा कटे है। एक दिन स्वरा कटे के पति अर्जुन कटे के साथ इस महिला का ट्रेन में विवाद हो गया था, जिसका बदला लेने के लिए स्वरा कटे ने इस महिला को पार्टी दफ्तर बुलाकर, जिस तरह से आपको त्योहारों का इंतजार रहता है, ठीक वैसे ही हमारे देश के मिलावटखोरों को भी इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। आप अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, पकवान खाने के लिए उत्साहित रहते हैं और मिलावटखोर आपकी पसंदीदा चीज़ों में जहर मिलाकर खिलाने की तैयारी करते हैं। त्योहारों पर लगभग हर उस चीज़ में मिलावटखोरी की जाती है जो घरों में इस्तेमाल होती है। आप भरोसा करें ना करें, लेकिन बाजार में बिकने वाली हर चीज़ शुद्ध होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना जाने कौन सी मिलावटी फैक्ट्री में कौन सा जहरीला केमिकल मिलाकर पनीर, मावा तैयार किया जा रहा है। आप तो बस शुद्धता की गारंटी वाला दावा सुनकर दुकानों से सामान खरीद लेते हैं और बीमारी को अपने घर का पता बता देते हैं। सच यह है कि इस वक्त देश में मिठाई से लेकर दवाई तक मिलावट हो रही है और आज हम आपको इसी को लेकर सावधान कर रहे हैं। पनीर हो, मावा हो या तेल, इन सब में अशुद्धता की फुल गारंटी मिल रही है। त्योहार का सीजन है और इन चीजों की डिमांड वैसे भी हाई है। डिमांड हाई होने का मतलब है मुनाफाखोरों की चांदी, क्योंकि जरूरत को पूरा करने के लिए ये मिलावटखोर 2 किलो सामान में केमिकल मिलाकर 10 किलो बना देते हैं और आप इन चीजों को शुद्ध मानकर घर ले जाते हैं। आज हम आपको मिलावटखोरी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद शायद आप शुद्ध के जो दावे हैं, ऐसा दावे करने वालों पर भरोसा करना छोड़ दें। अब आप ही बताइए कि क्या खाएंगे आप? जहरीले केमिकल वाला पनीर खाएंगे या जानलेवा मावा? फफूंदी लगे रसगुल्ले चखेंगे या मिलावटी तेल में बनी पूड़ियां? सब मिलेगा इधर। त्योहारी सीजन में यहाँ अशुद्धता की फुल गारंटी है। आप अपनी दिवाली बीमार होकर मनाएंगे, क्योंकि मिलावटखोर तिजोरियां भरने की तैयारी में लग चुके हैं। हम आपको यूपी का उदाहरण दें तो नोएडा, बुलंदशहर, औरैया, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, कहां जाएंगे आप? हर जगह ये मिलावटखोर आपको जहर खिलाने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। नोएडा में 550 किलो जहरीला पनीर मिला है और ये तब मिला है जब फूड सेफ्टी विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। कहते हैं कि पनीर में 20% प्रोटीन होता है, लेकिन इस पनीर में 100% जहर है। ये सारा नकली पनीर हरियाणा के मेवात से लाकर रखा गया था। पनीर ही नहीं, रसीले रसगुल्ले के शौकीन लोग ये फफूंदी स्पेशल रसगुल्ले भी देख लें। नोएडा वालों को 145 किलो बजबजाते रसगुल्ले परोसने की तैयारी थी, लेकिन अब इसे कूड़े में फेंक दिया गया है। इसके अलावा यहां से 285 किलो नकली सरसों का तेल भी सीज किया गया है। नोएडा से करीब 70 किलोमीटर दूर बुलंदशहर में खाद्य विभाग ने नकली सामान की फैक्ट्री पकड़ी है। यहाँ पर उन्हें मिलावटी पनीर और जहरीले केमिकल से तैयार दूध मिला है। खाद्य विभाग ने 450 किलो जहरीला पनीर और 540 लीटर नकली दूध कूड़े में फेंका है। आप सोचिए, ये सारी चीजें कहां-कहां तक जाने वाली थी। अब यहां से चलते हैं औरैया। यहाँ पर खाद्य विभाग ने एक तेल की फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस फैक्ट्री के मालिक तो त्योहारी सीजन में कच्ची घानी बोलकर जहर खुरानी की तैयारी कर रहे थे। खाद्य विभाग को यहाँ से 2000 लीटर नकली सरसों का तेल और 3000 लीटर नकली राइस ब्रांड ऑयल मिला है। औरैया के बाद चलिए जिला बस्ती। यहाँ पर खाद्य विभाग को 406 किलो नकली मावा और करीब 50 किलो नकली बर्फी मिली है। खतरनाक केमिकल से बना ये मावा बस्ती और आसपास के क्षेत्रों में मिठाई वालों को बेचा जाना था। खाद्य विभाग ने बुलडोजर लगाकर सारा नकली मावा जमीन में दबाया है।
देखिए, एक बात तय है कि इस तरह की मिलावटी और जहरीली मिठाई या पनीर खाने से आप बीमार पड़ेंगे और इसके बाद इलाज के नाम पर दवाइयां भी खाएंगे। लेकिन जो नुकसान आपकी सेहत को लंबे वक्त के लिए हुआ है वो पलट जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुमकिन है कि दवाइयां खाकर आप और बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि ये दवाइयों में भी मिलावट हो रही है। जो जैसा है हम वैसे आपको बता रहे हैं। और इसीलिए यूपी के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने छापेमारी के दौरान पिछले 1 साल में 850 से ज्यादा ऐसी दवाएं पकड़ी हैं जो सेहत के लिए खतरनाक थी। छापेमारी में खराब और नकली दवाएं मिली जिन्हें जब्त किया गया। पिछले 1 साल में एफएसडीए की टीम ने जिन 858 दवाओं को अपनी जांच में गलत पाया, इसमें 115 दवाएं नकली थी, 662 दवाएं खराब क्वालिटी की और 91 दवाएं गलत ब्रांड के नाम पर बेची जा रही थी। यूपी एफएसडीए की टीम ने अपनी जांच में पाया कि नकली एंटीबायोटिक्स, नकली एंटी एलर्जिक दवाएं भी मार्केट में बिक रही हैं। 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक खास ड्राइव चला रहा है, जिसके तहत वो नकली दवा, खाने पीने का सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों और गोदामों पर छापेमारी कर रहा है। इंसान भी कितना अजीब है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। नमस्कार।